हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज हम सब पढ़ेंगे शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के संपूर्ण परिभाषाएं और प्रमुख विद्वानों के कथन एवं उनके मत के बारे में देखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आकलन का अर्थ एवं परिभाषा। आकलन का जो अर्थ होता है वो सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। आकलन जो है वो सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी भी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना आकलन कहलाता है। विद्यार्थी के संदर्भ में किसी भी प्रकार के निर्णय प्रदान करना ही आकलन कहलाता है। आकलन की प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। आकलन में छात्रों को बिना अंक अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है। आकलन में ही छात्रों को बिना अंक तथा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है, ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो सके। देखते हैं प्रमुख विद्वानों ने किस प्रकार से आकलन को परिभाषित किया है। तो हुबा एवं फ्रीड के अनुसार इन्होंने कहा कि आकलन सूचना संग्रह तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है, अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। किसके अनुसार कहा गया? तो हुबा एवं फ्रीड के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं। इरविन के अनुसार कहा गया कि आकलन जो है वो छात्रों के अधिगम एवं विकास के व्यवस्थित आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। देखिए, आकलन जो है वो छात्रों के अधिगम के विकास को व्यवस्थित आधार के अनुमान है। यह किसी वस्तु के परिभाषित जो है वो चयन कर रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्रों का विकास तथा उसके अधिगम को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। किसका कथन ये था? तो इरविन का कथन था। नेक्स्ट है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस आंकन, जिसका अर्थ होता है मूल्य आंकना, अर्थात एक तथ्य, घटना, विचार आदि के संदर्भ में स्थान नियत करना, निर्णय लेना, एक अनुभव के संबंध में निष्कर्ष निकालना तथा एक स्थिति का संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में ज्ञात करना। इसकी परिभाषाएं देखते हैं। क्विलेन एवं हन्ना के अनुसार विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तन के संबंध में परिणामों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में जो लाए गए परिवर्तन के संबंध में उनके जो परिणाम, संकल्प और उनकी व्याख्या की प्रक्रिया को मूल्यांकन करते हैं। किसके अनुसार? तो क्विलेन एवं हन्ना के अनुसार। नेक्स्ट है गुड्स के अनुसार, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है। मूल्यांकन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सही ढंग से वस्तुओं के मापन किया जाता है। नेक्स्ट है रेमर्स एवं गेज के अनुसार, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांछनीय हो उसको मानकर चला जाता है। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांछनीय हो उसको मानकर चला जाता है। किसके अनुसार? तो रेमर्स एवं गेज के अनुसार। कोठारी कमीशन के अनुसार, जब यह माना जाने लगा कि मूल्यांकन एक
अनवरत प्रक्रिया है। जब यह मानने जाना लगा कि मूल्यांकन जो है एक अनवरत प्रक्रिया है, यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंध है। किसके अनुसार? तो कोठारी कमीशन के अनुसार। क्लासमेयर एवं गुडविन के अनुसार शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किसी चीज की मापित सीमा और परिणाम किसी मापदंड में स्वीकार्य या वांछनीय है अथवा नहीं है। किसी भी मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किसी चीज की मापित सीमा जो है परिणाम और किसी मापन में स्वीकार्य या वांछनीय है अथवा नहीं है। किसके अनुसार? तो क्लासमेयर एवं गुडविन के अनुसार। नेक्स्ट है एक अच्छे मापक उपकरण की विशेषताएं में मन के शब्दों में कहा गया है कि परीक्षण एक ऐसी परीक्षा है, परीक्षण जो है एक ऐसी परीक्षा है जो बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति या निष्पादन के संदर्भ में समूह में किसी व्यक्ति की सापेक्षिक स्थिति को स्पष्ट करती है। किसी भी व्यक्ति के सापेक्षिक स्थिति को स्पष्ट करती है। किसके अनुसार? तो मन के शब्द में कहा गया था। एनास्तासी के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण निश्चित रूप से व्यवहार के एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वो निश्चित रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श का प्रमाणीकृत एवं वस्तुगत मापन है। प्रमाणीकृत एवं वस्तुगत मापन है। किसके अनुसार? तो एनास्तासी के अनुसार। क्रानबैक ने अपने शब्दों में कहा कि जो वैधता है, किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए कि उसका निर्माण किया गया है। जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए वह निर्माण किया गया है। किसके अनुसार? तो क्रानबैक के अनुसार। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। बहुत सारे विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। उपलब्धि परीक्षण जो है एक बालक जब विद्यालय जाकर ज्ञान अर्जित करना सीखता है तो उसे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। लेकिन इस उपलब्धि की जांच के लिए जो उपलब्धि वो हासिल करता है, उस उपलब्धि के जांच के लिए जो परीक्षा ली जाती है उसी को उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से विद्वानों ने अपने मत किस अनुसार दिए हैं। तो लिंडक्विस्ट एवं मन के अनुसार एक सामान्य निष्पत्ति परीक्षण वह है जो एक फलांक द्वारा निष्पत्ति के किसी दिए हुए क्षेत्र में विद्यार्थी के सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराए। दिए हुए क्षेत्र है विद्यार्थियों के लिए वो सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराए। किसके अनुसार? तो लिंडक्विस्ट एवं मन के अनुसार। नेक्स्ट है सुपर के अनुसार एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर लेता है। व्यक्ति जो है उसकी उपलब्धि परीक्षण या क्षमता का जो परीक्षण किया जाता है वो व्यक्ति को जानने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति क्या और कितना सीखा है तथा वह कोई भी कार्य कितनी भली भांति कर लेता है। किसके अनुसार? तो सुपर के अनुसार। नेक्स्ट है ईवेल के अनुसार। यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, जो बच्चे इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। ईवेल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान और कुशलता या क्षमता का मापन करता है। किसके अनुसार? तो ईवेल के अनुसार। नेक्स्ट है बुद्धि, इंटेलिजेंस। आप क्लास को अंतिम तक जरूर देखिए, आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बनेंगे
इसी के बेस पर बनेंगे। तो आप लोग क्लास को अंतिम तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए। बुद्धि जो है वो समस्त प्राणियों में मनुष्य जो है वो श्रेष्ठतम बुद्धिमान प्राणी है। विद्यार्थियों को शिक्षा पर बुद्धि का जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और विद्यार्थियों के शिक्षा पर बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। प्रायः यह कहने सुनने या देखने को मिलता है कि अमुक व्यक्ति अधिक प्रखर बुद्धि वाला है तथा अमुक अत्यंत मंद बुद्धि या मूर्ख है। अर्थात यह सत्य है कि बालकों की मानसिक योग्यता में भिन्नता पाई जाती है। बुद्धि जो है वो सब में भिन्न रहती है। किसी में सीखने की जल्दी क्षमता रहती है और किसी में कम रहती है। तो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को विभिन्न दृष्टिकोण से परिभाषित किया है, जिसके आधार पर उन्होंने 5 वर्गों में बांटा है। बुद्धि को 5 वर्गों में बांटा है। तो 5 वर्ग देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो है सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न। जो व्यक्ति कम समय में जितनी अधिक सीखने की योग्यता रखता है वह उतने ही अधिक बुद्धि का परिचालक है। यह संबंध में मनोवैज्ञानिक ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो देखते हैं किन्होंने दिया है। बकिंघम के अनुसार बकिंघम ने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि जो है वह सीखने की योग्यता है। और कैल्विन के अनुसार कहा कि एक व्यक्ति उतनी ही बुद्धि रखता है जितना कि उसने नवीन परिस्थितियों से समायोजन करना सीख लिया या सीख सकता है। एक व्यक्ति उतना ही बुद्धि रखता है जितना कि उसने नवीन परिस्थितियों में समायोजन करना सीख लिया है या सीख सकता है। किसके अनुसार? तो कैल्विन के अनुसार। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि जो है वो पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। आप क्लास को अंतिम तक जरूर देखिए, क्योंकि सीटेट या किसी भी उत्तर प्रदेश के टीईटी देने जा रहे हैं या किसी भी चीज़ स्टेट टीईटी की आप तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के कथने और परिभाषाएं एग्ज़ाम में आते हैं। तो सीटेट, यूपी टेट या बिहार टेट किसी भी स्टेट टेट के लिए आवश्यक है। तो आप लोग क्लास को अंतिम तक जरूर देखिए और आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डियर बोर्न के अनुसार बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। नेक्स्ट है वुड्रो 1942 के अनुसार क्षमता अर्जित करने की बुद्धि एक योग्यता है। क्षमता अर्जित करने की बुद्धि एक योग्यता है। किसके अनुसार? तो वुड्रो के अनुसार। दूसरा जो है इन्होंने बताया कि समायोजन या अनुकूलन करने की योग्यता। समायोजन या अनुकूलन करने की योग्यता में इस समुदाय को मनोवैज्ञानिक बुद्धि के वातावरण के साथ समायोजन कर जोर देते हैं। पर जोर देते हैं। कैल्विन के अनुसार बुद्धि वातावरण के अभियोजन की योग्यता है। बुद्धि जो है वो वातावरण के अभियोजन की योग्यता है। किसके अनुसार? तो कैल्विन के अनुसार। बर्ट के अनुसार बुद्धि अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अभियोजन क्षमता है। बुद्धि जो है अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अभियोजन क्षमता है। अस्टर्न के अनुसार बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों और समस्याओं के साथ अनुकूलन करने की सामान्य योग्यता है। बुद्धि जो है जीवन के नवीन परिस्थितियों और समस्याओं के साथ अनुकूलन करने की सामान्य योग्यता है। बैगनन के अनुसार अपेक्षाकृत नई एवं परिवर्तित स्थितियों को समझने तथा उसके अनुसार समायोजित करने की योग्यता बुद्धि है। समझने और उसके अनुसार समायोजित करने की योग्यता जो है वही बुद्धि है। क्रूज के अनुसार
बुद्धि किसी नई और भिन्न परिस्थिति में उचित प्रकार के समायोजन की क्षमता है। बुद्धि जो है किसी नई और भिन्न परिस्थिति में उचित प्रकार के समायोजन की क्षमता है। नेक्स्ट है, रास के अनुसार चेतना नई परिस्थिति में अनुकूलन करना ही बुद्धि है। चेतना जो है वो नई परिस्थिति में अनुकूलन करना ही बुद्धि है। किसके अनुसार? तो रास के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि का अर्थ जो है वो विवेक का प्रयोग करना है। बुद्धि का अर्थ जो है वो विवेक का प्रयोग करना है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि किसी परिस्थिति को संभालने या किसी कार्य को संपन्न करने की बौद्धिक योग्यताओं का प्रयोग करना है। बौद्धिक योग्यताओं का प्रयोग करना है। तीसरा जो है समस्या समाधान की योग्यता, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्या समाधान में या अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में क्षमता प्रदान करती है। उद्देश्यों की प्राप्ति में क्षमता प्रदान करती है। थॉर्नडाइक के अनुसार वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। अपेक्षित प्रतिक्रिया की जो योग्यता ही बुद्धि है। किसके अनुसार? तो थॉर्नडाइक के अनुसार। गैरेट के अनुसार बुद्धि ऐसी समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिसमें ज्ञान और प्रतीक के प्रयोग की आवश्यकता हो, जैसे शब्द, अंक, रेखा चित्र, समीकरण और सूत्र आदि। ये सभी किसके अनुसार? तो गैरेट के अनुसार बुद्धि जो है समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिसमें ज्ञान और प्रतीक का प्रयोग की आवश्यकता होती है, जैसे कि शब्द का, अंक का, रेखा चित्र का, समीकरण और सूत्र आदि का प्रयोग होना आवश्यक होता है। फोर्थ नंबर देखते हैं, अमूर्त चिंतन की योग्यता। इस समुदाय के मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता माना है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण के निर्माता बिने ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन का स्वरूप माना और ठीक से निर्णय लेना, तर्क करना एवं समझना आदि बुद्धि के आवश्यक कार्य व्यक्त किए। बिने के अनुसार समझ, आविष्कार, लक्ष्य एवं आलोचना इन्हीं 4 शब्दों से में बुद्धि छिपी है। बिने के अनुसार समझ, आविष्कार, लक्ष्य एवं आलोचना इन 4 शब्दों में ही बुद्धि छिपी हुई है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है और टर्मन ने कहे कि बुद्धि जो है वो अमूर्त चिंतन की योग्यता है। 5th नंबर है मानसिक क्षमताओं का फलक। मानसिक क्षमताओं का फलक जो है, बुद्धि वास्तव में मानसिक योग्यताओं क्षमताओं का एक फलक है। एस्टोडार्ड ने सबसे अधिक व्यापक एवं तर्क संगत परिभाषा दी है। एस्टोडार्ड के अनुसार बुद्धि उन कार्यों को करने की योग्यता है जिसमें कठिनाई हो, जटिलता हो, अमूर्तता हो, मितव्ययता हो, लक्ष्य प्राप्त करने की अनुकूलता हो, सामाजिक मूल्य हो, मौलिकता की व्युत्पत्ति हो तथा विशिष्ट परिस्थितियों में भी व्यक्ति को एकाग्रचित्त करके और संवेगों पर नियंत्रण करके किसी कार्य को पूरा करने की योग्यता हो। किसी भी कार्य को पूरा करने की योग्यता हो। किसके अनुसार? तो एस्टोडार्ड के अनुसार। नेक्स्ट है वेस्लर के अनुसार। वेस्लर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की उन सब व्यापक योग्यताओं या क्षमताओं का एकीकरण है जो उसकी क्रियाओं को उद्देश्यपूर्ण बनाती है, उसकी विचार प्रक्रिया को तर्क संगत बनाती है तथा वातावरण का सामना करने में उसे व्यवहार को प्रभावशील बनाती है। उस व्यवहार को प्रभावशील बनाती है। किसके अनुसार? तो वेस्लर के अनुसार। नेक्स्ट है अभिक्षमता का मापन। अभिक्षमता का मापन जो है, अभिक्षमता जो है जन्मजात बीजरूप योग्यता है जो वातावरण, शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा विकसित की जाती है। दूसरी बात यह है कि किसी व्यक्ति की विशेष की रुचि,
रुझान या योग्यता को इंगित करती है जो उसके कार्य में भावी सफलता के लिए आवश्यक होता है। कोई बच्चा भविष्य में क्या बनेगा? संगीतज्ञ, डॉक्टर, इंजीनियर अथवा और कुछ, यह उसकी अभिक्षमता पर निर्भर करता है। जिस बच्चे में किसी भी प्रकार की अभिक्षमता होती है वह उसी दिशा में विकास करता है, पर उसके लिए भी उचित वातावरण, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अभिक्षमता को बीजभूत योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने शब्दों में कहा है, किंघम के शब्दों में अभिक्षमता किसी व्यक्ति के शिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, क्षमता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। उसके ज्ञान, क्षमता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। किसके अनुसार? तो बकिंघम शब्दों में। अन्य शब्दों में कहा गया कि अभिक्षमता से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन तत्परता से है जो किसी पेशे या कार्य में भावी सफलता पाने हेतु आवश्यक होती है तथा जिसका प्रस्फुटन शिक्षा के द्वारा होता है। ट्रेक्सलर के अनुसार एक संक्षिप्त परिभाषा भी दी गई है। अभिक्षमता वर्तमान दशा में जो व्यक्ति के भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है। व्यक्ति के भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है। किसके अनुसार? तो ट्रेक्सलर के अनुसार। नेक्स्ट है रुचि का मापन। रुचि का मापन सामान्यतः किसी तथ्य, रुचि जो है सामान्यतः किसी तथ्य, वस्तु या प्रतिक्रियाओं के प्रति ध्यान केंद्रित करना रुचि है। जब हम किसी को कोई वस्तु, तथ्य या प्रतिक्रिया अच्छी लगती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है और वह उस ओर अपना ध्यान लगाने लगता है। इस संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए हैं, तो देखते हैं एक एक करके। बिंघम के अनुसार रुचि किसी अनुभव में संविलीन होने या उसमें संलग्न रहने की प्रवृत्ति है, जबकि विरक्ति उससे दूर हट जाने की प्रवृत्ति है। किसके अनुसार? बिंघम के अनुसार। नेक्स्ट है गिलफोर्ड के अनुसार किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया से आकर्षित होने, उसे पसंद करने या उसमें संतुष्टि पाने की ओर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रवृत्ति को रुचि कहते हैं। किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार। सुपर के शब्दों में कहा गया कि रुचि पृथक मनोवैज्ञानिक इकाई नहीं है। जो रुचि है वो पृथक मनोवैज्ञानिक इकाई नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानव व्यवहार का एक पहलू है। किसके अनुसार? तो सुपर के अनुसार। अस्टांग के शब्दों में बताया कि रुचि में हम किसी वस्तु के प्रति जागृत होते हैं, उसके प्रति प्रक्रिया करने को तैयार रहते हैं, उसको पसंद करते हैं, किंतु जब हमारे उस व्यक्ति के प्रति रुचि नहीं होती तो हम उससे दूर भागते हैं एवं उसे पसंद नहीं करते हैं। अष्टांग के शब्दों में कहा कि रुचि में हम किसी वस्तु के प्रति जागृत होते हैं, उसके प्रति प्रक्रिया करने को तैयार रहते हैं, उसको पसंद करते हैं, किंतु जब हमारी उस व्यक्ति के प्रति रुचि नहीं होती तो हम उससे दूर भागते हैं एवं उससे पसंद नहीं करते हैं और उसे पसंद नहीं करते हैं। किसके अनुसार? तो अष्टांग के अनुसार। अधिगमकर्ता का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी ऑफ लर्नर्स। सामान्यतः व्यक्ति के अभिप्राय व्यक्तित्व के रंग, रूप, कद, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतला, उसकी शारीरिक संरचना, व्यवहार, बोलचाल की तरीका,
सहिष्णुता एवं मृदुभाषी होने से लगाया जाता है। ये समस्त गुण जो है वो व्यक्ति के व्यवहार का एक आईना है। इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के संबंध में अनेक धारणाएं हैं। साधारण भाषा में व्यक्तित्व के तात्पर्य है जो है वो शारीरिक संरचना, सौंदर्य एवं आकर्षक वेशभूषा से लगाया जाता है। आकर्षक वेशभूषा से लगाया जाता है, परंतु व्यक्तित्व के इस व्याख्या को हम पूर्ण या संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है कि व्यक्तित्व जो है एक जटिल प्रत्यय है। इसे आज तक किसी निश्चित अर्थ से संबंधित नहीं किया जा सकता और न ही किसी निश्चित सीमा में बांधा जा सकता है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बाहरी नवाब या वेशभूषा। बाहरी नवाब या वेशभूषा अतः व्यक्ति की बाहरी जो वेशभूषा एवं रंग रूप को व्यक्तित्व के अर्थों के प्रयुक्त किया जाता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने शब्दों में इसे परिभाषित किया है। तो चले देखते हैं। ड्रेवर के शब्दों में व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग जो है वो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। अन्य व्यक्तियों के साथ अपने जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। किसके अनुसार? तो ड्रेवर के अनुसार। नेक्स्ट है वारेन और कार्मिकल के शब्दों में कहा गया कि व्यक्तित्व के विकास के किसी भी चरण पर उसका संपूर्ण संगठन ही व्यक्तित्व है। किसी भी चरण पर उसका संपूर्ण संगठन ही व्यक्तित्व है। बर्गस के शब्दों में व्यक्तित्व सभी लक्षणों का समूह है और यह व्यक्ति का समाज में दर्जा निश्चित करता है। इसलिए व्यक्तित्व सामाजिक प्रभावशीलता हो सकता है। व्यक्तित्व जो है वो सामाजिक प्रभावशीलता हो सकता है। नेक्स्ट है वुडवर्थ के शब्दों में व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के समूचे व्यवहार की गुणता है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के समूचे व्यवहार की गुणता है। किसके अनुसार? वुडवर्थ के शब्दों में। बोरिंग्स के शब्दों में व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन है। वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन है, बोरिंग के अनुसार। गेट्स के शब्दों में व्यक्तित्व से तात्पर्य है गुणों का प्रारूप न कि किसी विशेषताओं के मात्र सूची। गुणों का प्रारूप किसके अनुसार? गेट्स के अनुसार व्यक्तित्व के तात्पर्य सिर्फ गुणों का प्रारूप न कि कुछ विशेषताओं के मात्र सूची है। B.R. कैटिल के शब्दों में व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में क्या करेगा। कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में क्या करेगा। किसके अनुसार? तो B.R. कैटिल के अनुसार। वैलेंटाइन के शब्दों में व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का विशेषताओं का कुल योग है। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों या विशेषताओं का कुल योग है। अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषाएं। अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का एक हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है देखना, प्रेक्षण या प्रेक्षण, निरीक्षण और अवलोकन करना है। दूसरे शब्दों में कार्य, कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है। श्रीमती पीवी यंग के अनुसार अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय ही अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन है। जानबूझकर
किया गया अध्ययन है। किसके अनुसार? तो श्रीमती पीबी यंग के अनुसार। प्रोफेसर C.A. मोजर के अनुसार ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की आवश्यकता होती है अवलोकन करने में। किसके अनुसार? तो C.A. मोजर के अनुसार। निर्धारण मापनी, जिसको इंग्लिश में रेटिंग स्केल कहते हैं, सर्वप्रथम 1883 में गाल्टन वैज्ञानिक ने प्रकाशित किया, जो बिंदु सृष्टि से संबंधित थी। निर्धारण मापनी का प्रयोग उद्योग, व्यापार, अनुसंधान आदि क्षेत्रों में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। निर्धारण मापनी के संदर्भ में रूथ एस्ट्रांग के अनुसार निर्देशित निरीक्षण ही निर्धारण है। गुड तथा स्केट के अनुसार यह उपकरण मूल्यांकन की जाने वाली वस्तु के विभिन्न अंगों की ओर ध्यान आकर्षित करती है, जब किंतु उसमें उतने प्रश्न अथवा खंड नहीं होते जितने चेक लिस्ट अथवा स्कोर कार्ड में होते हैं। उतने खंड नहीं होते हैं जितने चेक लिस्ट अथवा स्कोर कार्ड में होते हैं। प्रक्षेपण विधि में रोर्सा स्याही धब्बे वाला जो परीक्षण है, स्याही धब्बे वाला परीक्षण, इसमें इसका रोर्सा का निर्माण 1921 में एक स्विस मनोचिकित्सक हर्मन रोर्सा ने किया था। परीक्षण को 10 स्याही के धब्बों, जो कि 10 कार्डों पर छपे होते हैं, के प्रति प्रतिक्रिया करनी होती है। इसके परीक्षण में उत्तरों को निर्धारित करने में वास्तविकता का बहुत कम हाथ होता है। तो इनमें कुछ विद्वानों ने अपने मत दिए हुए हैं, तो देखते हैं। थर्स्टन का कहना है कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सैकड़ों परीक्षणों में रोर्सा का अपना विशिष्ट स्थान है। रे पायर्ट के अनुसार निदानात्मक व्यक्तित्व परीक्षण के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त यंत्र के रूप में रोर्सा परीक्षण आज भी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण है। वर्णन का कहना है कि बुद्धि समेत व्यक्तित्व के संबंध में इतनी अधिक सूचना इतनी कम समय में कोई परीक्षण प्रदान नहीं करता। कोई भी परीक्षण रोर्सा जितना जल्दी कर देता है, उतना जल्दी कोई भी परीक्षण प्रदान नहीं करता। मोन्स के अनुसार रोर्सा का उद्देश्य जो है वो समग्र व्यक्तित्व के संबंध में सूचना देना है। किसके अनुसार? मोन्स के अनुसार। सांख्यिकी अंग्रेजी में स्टैटिक्स कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ राज्य या स्टेट संबंधी आंकड़ों से होता है। राज्य तथा स्टेट संबंधी आंकड़ों से होता है। प्राचीन काल में राजाओं को अपने राज्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी रखनी पड़ती थी, जैसे कि राज्य की जनसंख्या, राज्य की शक्ति, जन्म मृत्यु दर, राज्य की आमदनी तथा इन खर्चों के बारे में जानकारी सांख्यिकी के द्वारा, स्टैटिक्स के द्वारा ही पता की जाती थी। तो बहुत सारे विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। इंग्लिश के अनुसार सांख्यिकी वह काल और विज्ञान है जो किसी निर्धारित क्षेत्र में अनेक तथ्यों का एकत्रीकरण
और संयोजन करती है, इसका गणितीय हल करती है, जिससे आंकिक संबंध स्पष्ट रूप से स्थापित किए जा सके तथा उन्हें अवस्था और संयोग कारकों के प्रभाव से मुक्त किया जा सके, कारकों के प्रभाव से मुक्त किया जा सके। नेक्स्ट है E.L. बाउले के अनुसार सांख्यिकी को वास्तव में गणना करने का विज्ञान कहा जाता है, वास्तव में गणना करने का विज्ञान कहा जाता है। बेडिंगटन के अनुसार सांख्यिकी अनुमानों का संभावनाओं का विज्ञान है, अनुमानों का एवं संभावनाओं का विज्ञान है। फर्ग्यूसन के अनुसार सांख्यिकी वैज्ञानिक विधान की एक शाखा है। इसका संबंध सर्वेक्षण तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से है। संबंध जो है सांख्यिकी वैज्ञानिक विधान की एक शाखा है। इसका जो संबंध सर्वेक्षण तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण तथा व्याख्यान से है। नेक्स्ट है सहसंबंध का अर्थ एवं परिभाषाएं। फर्ग्यूसन के अनुसार सहसंबंधी परिवर्तियों में संबंधों के अंशों के वर्णन से संबंधित है, संबंध में अंशों के वर्णन से संबंधित है। गिलफोर्ड के अनुसार सहसंबंध गुणांक वह एक अंक है जो यह बताता है कि दो वस्तुएं किसी सीमा तक संबंधित है कि एक परिवर्तित दूसरे परिवर्तित के समय किस सीमा तक जाता है। वाकर के अनुसार सहसंबंध गुणांक दो प्रतिगमन गुणांक का औसत होता है। हाँ, प्रयोग किया जाने वाला औसत गणितीय न होकर ज्यामितिक औसतांक होता है, जियोमेट्री मीन होता है। एडवर्ड के अनुसार सहसंबंध गुणांक को x और y के सह प्रसरण को x के प्रसरण और y के प्रसरण के गुणनफल के वर्गमूल से भाग देने पर प्राप्त भाजनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, भाजनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और संपूर्ण परिभाषाएं और कथन जिस टॉपिक आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगी को लेकर आने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। थैंक यू।